सिविल अपराइजिंग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। सिविल अपराइजिंग का जो मेजर कारण है, वो सारा कारण, मेन जो कारण है उसमें वही है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से टैक्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई था। हाई टैक्सेशन की वजह से लोगों को जो है वो अपना टैक्स पे करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा था। कर्ज लेने के लिए कौन था? तो मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स भी जो है बहुत ज़्यादा हाई रेट चार्ज कर रहे थे, ठीक है। तो इसके वजह से बहुत सारा सोशल एविल जो है वो सब जन्म लेता है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो लोग डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं, ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा चीज, ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, अगर जो आदमी टैक्स पे नहीं कर पा रहा है उसका लैंड से उसको इविक्ट कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये भी जो है एक अंदर से डिस्कॉन्टेंट जो है वो जनरेट कर रहा था। दो चीज। तीसरा बात करें हम लोग जमींदार से रिलेटेड। जमींदार जो थे वो पहले एक लीडिंग फिगर हुआ करते थे अपने अपने कम्युनिटी या लोकेलिटी में। जैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स आने लगे टैक्स कलेक्शन के लिए, तो जमींदार का जो प्रेस्टीज है उस पर चैलेंज हुआ, तो उनका ईगो हर्ट हुआ। ईगो हर्ट होने की वजह से वो भी रिवोल्ट में राइज किए या प्रोविजंस के साथ पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। इसके वजह से जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज आया वो ये था कि पहले जजमानी सिस्टम वगैरह चलता था जिसमें एक तरीके से सर्विसेज का एक्सचेंज होता था, ठीक है, या गुड्स का एक्सचेंज होता था फॉर सर्विस। तो उसका दूसरा एंगल ये हुआ कि धीरे धीरे करके वो लोग जो पैटर्न थे वो खत्म होते गए। जब पैटर्न खत्म हुए तो लोगों का जो इनकम था जो उससे रिलेटेड थे या उस पर डिपेंडेंट थे वो भी जो है वो खत्म होने लगा। उसके वजह से लैंड पे प्रेशर बढ़ा। क्यों? क्योंकि उनका जो भी इंडिजिनस काम था, जो उनका जो इंडस्ट्री था हैंडीक्राफ्ट वगैरह का, वो सारा जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। दोनों रोल था, एक तो पैटर्न खत्म हो गया था और दूसरा ब्रिटिश गुड्स जो मैन्युफैक्चर आने लगा था उसके वजह से। इन दोनों कारणों की वजह से उनका जो है एम्प्लॉयमेंट जाने लगा। एम्प्लॉयमेंट जाने के बाद वो लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे करके उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रूरलाइजेशन की तरफ चला गया। और रूरलाइजेशन से क्या हुआ कि लैंड पे प्रेशर बढ़ने लगा क्योंकि सब लोग जो है वो खेती ही करने लगे। तो मोटा मोटा यही सब कारण था। इसमें सबसे शुरुआत हम लोग करते हैं तो मेजर पहला जो है वो सब टैक्सेशन के वजह से ही है, जिसमें 1810 में बनारस में होता है, ठीक है, किस लिए? हाउस टैक्स के लिए। फिर 1814 में होता है सूरत में सॉल्ट टैक्स के लिए। फिर 1816 में होता है बरेली में पुलिस और म्युनिसिपल टैक्स के अगेंस्ट, और वहां का लीडर का नाम है मुफ्ती मोहम्मद अहवाज, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो रिवोल्ट है, मतलब ये तो सारा एक सीरीज वाइज है। अगर हम लोग सिर्फ सिविल अपराइजिंग को जहां से शुरू करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहला रिवोल्ट हम लोग मानते हैं कौन सा? तो सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, जिसको हम लोग फकीर रिबेलियन भी बोलते हैं। वो 1760 से लेके 99 तक चलता है। और उसमें जो मेजर जो सन्यासी थे वो एक्चुअली में पीजेंट्स हुआ करते थे, ठीक है। ओरिजिनली पीजेंट्स हुआ करते थे और वो पीजेंट्स जो है वो हाई टैक्सेशन या नया लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट की वजह से रिवोल्ट करते हैं। और वो रिवोल्ट जो है उसमें कुछ लीडर्स हैं, उसमें एक दो लीडर तो शाह नाम से है, तो मंजूम शाह और मूसा शाह, ठीक है। और अगला जो है एक है चिराग अली। बाकी दो लोग जो है इसमें एक मेल एक फीमेल, एक हो गया आपका भवानी पाठक और दूसरा देवी चौधरानी, ठीक है। यही सन्यासी रिवोल्ट पे एक नॉवल लिखा गया है, इसके द्वारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, जिसका नाम है आनंद मठ, ठीक है। और एक उनका और बुक है, वही से वंदे मातरम भी लिया गया आनंद मठ से ही। एक और बुक है उनका जिसका नाम है देवी चौधरानी, जो कि देवी चौधरानी पे रिलेट पे लिखा गया है। और एक उनका और फेमस बुक है जो कि एक नॉवल ही है, उसका नाम है दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी बेसिकली बंगाल में जो उस टाइम जो सोशल प्रैक्टिसेस थे, एविल सोशल प्रैक्टिसेस, उससे रिलेटेड ही वो बुक लिखा गया है। इसी से रिलेटेड इसी टाइप के थीम पे एक और बुक लिखा गया है बहुत बाद में, वो लिखे हैं अरविंदो घोष। उसका नाम है, बुक का नाम है भवानी मंदिर, ठीक है। फिर अगला रिवोल्ट कौन सा है सन्यासी के बाद? सन्यासी के बाद मिदनापुर और धालभूम वाला। मिदनापुर और धालभूम ये भी आपका 1760 से ही स्टार्ट है। 70-72 के 74 तक चलता है। 73-72 के आसपास का जो रेवेन्यू सेटलमेंट था उसके अगेंस्ट। इस रिवोल्ट में जमींदार जो है वो पीजेंट्स के साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे, ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट नाम है, एक नाम हो गया आपका दामोदर सिंह और दूसरा नाम हो गया जगन्नाथ ढाल, ठीक है। फिर तीसरा रिवोल्ट कौन सा है? तीसरा मोअमरियाज का रिवोल्ट है। मोअमरियाज का रिवोल्ट कौन सा एरिया का रिवोल्ट है? आसाम का रिवोल्ट है, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट लीडर का नाम क्या है? कृष्ण नारायण नाम है। बेसिकली मोअमरिया जो है वो लो कास्ट पीजेंट हुआ करते थे जो कि अनिरुद्ध देव के टीचिंग्स को फॉलो करते थे। और वहीं पे जो लीडर है उसका नाम है कृष्ण नारायण, ठीक है। अगला रिवोल्ट बस्ती और बहराइच और हाथरस का रिवोल्ट। ये इजारादारी सिस्टम के अगेंस्ट था और इसमें लीडरलेस है, मतलब नॉर्मली पीपल ही जो है वो, हाथरस और ये सारा एरिया बस्ती बहराइच यूपी का जो एरिया है
वहीं पे ये रिवोल्ट होता है। ठीक है, अगला रिवोल्ट है विजयनगरम वाला। विजयनगरम जो है वो नॉर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश का एरिया का ये रिवोल्ट है। बेसिकली इसमें उड़ीसा के कुछ टेरिटरीज को आपस में लेन देन के चलते जो है वो ब्रिटिशर्स और वहां का जो लोकल राजा थे जिनका नाम था आनंद गजपति राजू, उनके बीच में फ्रेंच को भगाने के लिए एक आपस में ट्रीटी ऐसा कुछ साइन हुआ था। और चूंकि आनंद गजपति राजू जो है उनका अनटाइमली डेथ हो जाता है, उसके बाद से ये लोग जो है वो अपना ट्रीटी ब्रेक करते हैं ब्रिटिश लोग और पैसे का डिमांड करते हैं उनके बेटे से जिसका नाम है विजय राम राजू। और ये विजय राम राजू जो है वो पैसा देने से मना करता है और दोनों के बीच में लड़ाई होता है जिसमें विजय राम राजू का डेथ हो जाता है बैटलफील्ड में। ठीक है, अगला रिवोल्ट कौन सा है? धुंधियावाग का। धुंधियावाग एक मिलिट्री कमांडर या सोल्जर था जिसको टीपू सुल्तान जो है वो कैप्चर करके जेल में डाल दिया था और उसका कन्वर्जन कर दिया था इनटू मुस्लिम। उसके बाद से जब 1799 के आसपास ये सारा काम खत्म हुआ और जब वो उसको जेल से रिलीज किया गया तो वो जो है वो अपना एक फोर्स बना के और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने लगा। और ये जगह का नाम है, याद रखना है, बेदनूर। बेदनूर नाम का जगह है, हाँ वही कर्नाटका के आसपास एरिया। ठीक, फिर अगला रिवोल्ट कौन सा है? अगला रिवोल्ट है रिवोल्ट ऑफ पड़सी राजा। ये केरला सिंघम इनको बोला जाता है, केरला मालाबार का ये रिवोल्ट है। उनका जो ये अगर अप्रोप्रिएट जगह का नाम बात करें तो कोट्टायम नाम का जगह है, हाँ, जहां का उस एरिया का ये रिवोल्ट है। और इसका सबसे सिग्निफिकेंट बात यह है कि इस रिवोल्ट में आर्थर वेलेस्ली को पड़सी राजा जो है वो डिफीट किए थे। पड़सी राजा को पाइक राजा ही बोला जाता है। आर्थर वेलेस्ली को डिफीट किया था और इसमें जो बटालियन था उनका, जो ट्रूप्स था जो जिनके हेल्प से ये लड़ रहे थे, उसको नायर बटालियन बोला जाता है। एक और बात यहाँ पे जानने लायक है कि पठान और जो वहां के मुस्लिम्स हैं नॉर्मली जो टीपू के आर्मी में सर्व किया करते थे, उन लोगों को मिला के जो है वो ये एक फोर्स बनाए थे जिसके थ्रू वो ब्रिटिशर्स से लड़े थे। ठीक है, हाँ, ये जैसे नायर ट्रूप्स स्पेसिफिकली वहां का जो नायर जो टाइटल जो वहां का कम्युनिटी है ना वो था, बट नायर ट्रूप के साथ ये लोग भी जो है वो उसमें लड़े थे। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट इसलिए मेंशन करना स्पेसिफिक जरूरी है क्योंकि आपको लगेगा कि मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लोग साथ में होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग अगेंस्ट में हो। कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में, अगर इस टाइप का कुछ स्टेटमेंट आ गया तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि पठान सपोर्ट किए थे कि नहीं, या ये लगता है कि सोल्जर्स ऑफ टीपू या डिसबैंडेड सोल्जर ऑफ टीपू जो है वो इसके अगेंस्ट में थे। तो उस टाइम ये क्लिक कर सकता है कि हो सकता है कि चूंकि टीपू के साथ आसपास के जो हिंदू किंगडम्स थे उसका डिस्प्यूट था ना, ये क्लिक हो सकता है कभी, हो सकता है कि वो लोग एंटी में लड़े होंगे, लेकिन रियलिटी ये था कि वो डिसबैंडेड सोल्जर्स जो थे वो एक्चुअली में उनके साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ रहे थे। ठीक है, इसलिए ये चीज मेंशन करना जरूरी थी। ठीक है, पठान और वो मुस्लिम्स है वहां के, कुंजाली मुस्लिम्स जो है वो वही सब, ये लोग उसको सपोर्ट वहां पे सपोर्ट किए। ठीक है, ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर लीजिए, वहां के जो मुस्लिम्स हैं जिनको मोपला बोला जाता है तो वो लोग भी लिख लीजिए, मोपला। मापला मुस्लिम्स जो है, मापला या मोपला दोनों एक ही स्पेलिंग है। ठीक है, ये लोग जो है वहां पे सपोर्ट किए हैं पड़सी राजा का। ठीक है, अगला रिवोल्ट कौन सा है? अगला रिवोल्ट है आपका सिविल अपराइजिंग इन अवध। सिविल अपराइजिंग इन अवध जो है वो आपका, उसमें जो लीडर का नाम है उनका नाम है वजीर अली खान। ठीक है, जो कि 4th नवाब थे अवध के। ठीक है, लिख सकते हैं ये भी चीज, 4th नवाब थे अवध के।